अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हमारे जो ताजर हजरात हैं जो बड़े परेशान हैं कि जी कारोबार में कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल है, मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है, स्टॉक बड़ा मुश्किल है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, स्टॉक का पता नहीं चलता और बेशुमार मसाइल का शिकार रहते हैं। वो बिज़नेस को एंजॉय करने की बजाय जो है ना वो डिप्रेशन में जाते रहते हैं कि अच्छा जी हमारा कोई स्टॉक चोरी तो नहीं हो गया, यार हमारा कोई स्टॉक डैमेज तो नहीं हो गया। उस हवाले से बड़े परेशान रहते हैं। तो आज हमने ये फैसला किया है कि अपने तमाम ताजर भाइयों को जो है वो एक बड़ा इजी और स्मार्ट सिस्टम जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त ताहिर साहब हैं जो इजी सोल्यूशन के नाम से ईआरपी बनाते हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे कम अज़ कम जो है ना को 20 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह बड़े स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नामवर ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनके ऊपर इनका जो ईआरपी सिस्टम है वो चल रहा है। और इनके साथ साथ जो है वो अब्दुल रशीद साहब हमारे दोस्त हैं, दरीना साथी हैं, हमारे बड़े पुराने तल्लक हैं हमसे और बड़े नहायत और शफीक आदमी हैं। ये स्पेशल हैं अकाउंटिंग के। ये अकाउंट्स को माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त बना देते हैं कि आप जो है अपने बिज़नेस को बजाय वरीड होने के, बजाय टेंशन लेने के, इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और इनके साथ साथ जो है वो हमारे पास शाहिद महमूद साहब हैं। ये अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ जो है वो बड़े खुशसलूबी से और बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से जो है वो अंजाम देते हैं। तो अगर आप दोस्तों में से किसी को बिज़नेस के अंदर जो है वो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई इशू आ रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी में आ रहा है, कोई जो है वो कॉस्ट जो है उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं निकल रही, तो आप जनाब ज़रूर रब्ता करें। इजी सोल्यूशन जो है उसका ईआरपी आपको बेहतरीन जो है वो नेमल बदल देगा। आप बिज़नेस को एंजॉय करेंगे, बल्कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको जब बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि बेटा ये एक ईआरपी का सिस्टम है जिसमें जो है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप ए टू जी इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो हैं अगर इससे इस्तेफ़ादा करना चाहें तो मुझे इनबॉक्स मैसेज करें। मैं ताहिर साहब जो इजी सोल्यूशन वाले, उनका रब्ता नंबर भी दे दूँगा। अब्दुल रशीद साहब जो हैं ये हमारे अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं। ये अकाउंट्स को बड़ा अच्छा मेंटेन करके आपके अकाउंटेंट के सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन करें, आपका जो है ना वो पूरा ईआरपी सिस्टम चलेगा, ठीक है जी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है जी। अगर इंडिपेंडेंट आपका फाइनेंशियल सिस्टम है भी तो इसके अंदर भी मैं आपको एक फाइनेंशियल सिस्टम दूंगा जो प्योरली फैक्ट्री के फाइनेंशियल्स को मैनेज करेगा, ठीक है जी। वो एक वॉचर एंट्री से लेके अप टू आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट, उस तक वो मैनेज होगा। एक साइड तो इसकी ये होगी। दूसरी साइड आपकी होगी जो ऑपरेशनल साइड है, ठीक है जी। ऑपरेशनल साइड जो है वो परचेज सिस्टम से शुरू होगी और प्रोडक्शन से होती हुई सेल सिस्टम पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं इसको ब्रीफली जो इसके मेन टैग्स हैं या बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। परचेज में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगी रिक्विजिशन, ठीक है जी। आपकी परचेज रिक्विजिशन बनेगी फॉर रॉ मटेरियल। जो भी फैक्ट्री में आपने अपनी प्रोडक्ट तैयार करनी है उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल आप बाय करेंगे। उसमें रॉ मटेरियल में जैसे आपकी लकड़ी आ जाती है, वुड आ जाती है, या स्क्रूज आ जाते हैं, ग्लू आ जाता है, वट एवर जो भी रॉ मटेरियल होगा वो आप परचेज करेंगे। तो परचेज का पूरा साइकिल होगा। रिक्विजिशन होगी, उसके बाद आप उसका परचेज ऑर्डर वेंडर के नाम पे बनाएंगे। परचेज ऑर्डर के बाद उसका गेट इनवर्ट बनेगा। गेट इनवर्ट के बाद आप उसको स्टोर में इन करेंगे। स्टोर में इन करने के बाद वेंडर के नाम पेबल बन जाएगा, ठीक है जी। ये होगा परचेज का पूरा सिस्टम। उसके बाद आपके पास एक अदद रेसिपी सिस्टम होगा। रेसिपी से मुराद ये है कि आपने एक टेबल या चेयर आपने तैयार करनी है। वो टेबल जो है वो कितनी चीज़ों से मिलके बन रही है, उसमें यानी ग्लू ½ kg यूज़ होना है, स्क्रू जो है वो 2 दर्जन यूज़ होने हैं, ठीक है जी। उसके बाद लकड़ी जो है वो फॉर एग्जांपल क्यूबिक फिट है तो 10 क्यूबिक फिट में यूज़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप एक रेसिपी बना लेंगे। उसके बाद आपने सेल ऑर्डर की तरफ चले जाना है, यानी आप एक तरह से जिसे कहते हैं ना CRM सिस्टम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो आपके पास एक कस्टमर की इंक्वायरी आएगी, ठीक है जी। इंक्वायरी आएगी कि मुझे 10 टेबल चाहिए, 2 चेयर्स चाहिए और टेबल जो है मुझे फलां कैटेगरी के चाहिए। वो आपने एक ऑर्डर बुक कर लिया। सेल ऑर्डर के अंदर आपने सेल ऑर्डर बुक कर लिया। सेल ऑर्डर की बेस पे आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है जी। सेल ऑर्डर का रेफरेंस देंगे प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर।
प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे ही आप करेंगे तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर जो है सेल ऑर्डर की बेस पे आपको BOQ बना देगा, जिसको हम स्टोर एक्विजिशन भी कहते हैं टेक्निकली। ठीक है जी, स्टोर एक्विजिशन बनाएगा स्टोर के नाम पे फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है जी, आपने कहा जी ये 10 टेबल्स हमने तैयार करने, 10 टेबलों का वो रॉ मटेरियल सिस्टम खुद ब खुद ही रीड करेगा बेस्ड ऑन रेसिपी, और उसका एक BOQ बना देगा या BOM बिल ऑफ मटेरियल बना देगा। वो BOQ जो है वो जाएगा स्टोर के अंदर, स्टोर वाला उसको इशू करेगा टू प्रोडक्शन, और आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो मतलब स्टैंड करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपकी चीज़ तैयार होगी, टेबल तैयार हुआ है व्हाटएवर, वो टेबल जो है वो आपका इंटरनल GRN, जिसको मैंने प्रोडक्शन रिसीव्ड नोट का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर चला जाएगा, उसमें आप एंट्री डालेंगे। ठीक है जी, प्रोडक्शन रिसीव्ड नोट जो है वो अपने, जब आप एक टेबल की एंट्री कर रहे होंगे तो वो उसकी कॉस्ट कहाँ से लेगा, उसकी कॉस्ट लेगा जो आपने रेसिपी में डाली होगी रॉ मटेरियल, उसकी वो एवरेज बना के अपने साथ वो एसोसिएट या लिंक करवा लेगा। अब आपके पास फिनिश्ड स्टॉक रेडी हो गया, अब आप इसको डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच आपने बाज़ दफ़ा 2 टेबल कर दिए, 3 टेबल कर दिए, पार्शली डिस्पैच कर दिया, यानी इंस्टॉलमेंट में डिस्पैच कर दिया। मैं कंप्लीट कर दूँगा, ज़रा सुन लें ताकि वो। ठीक है जी, फिर डिस्पैचेस आपके यानी डिलीवरी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे डिलीवरी बनती जाएगी तो आप सेल इनवाइस भी बना सकते हैं, उसकी सेल इनवाइस इकट्ठी भी बना सकते हैं, और जैसे जैसे आप डिलीवरी कर रहे हैं वैसे वैसे आप वो उसकी सेल इनवाइस बनाते जाएंगे, और साथ ही आपका गेट आउटवर्ड बनेगा, यानी आपने ये माल जो है वो आउट किया अपनी फैक्ट्री से, और आपका रिसीवेबल यानी मुख्तलिफ कस्टमर्स के नाम पे रिसीवेबल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सेल के हवाले से एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सिस्टम के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का भी डाला है, यानी अगर आप थर्ड पार्टी हायर करते हैं, ठीक है, अपने सेलिंग के हवाले से, प्रोडक्शन तो है इंटरनल ऑपरेशन, सेलिंग है एक्सटर्नल ऑपरेशन, तो सेल में अगर आप डीलर कह लें, फ्रेंचाइज कह लें या डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, वो अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है, और अगर आपका एम्प्लॉई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर आप उसके डिस्काउंट्स आप सेट करेंगे कि फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूटर के क्या डिस्काउंट है, या फ़लाँ कस्टमर के क्या डिस्काउंट है, या फ़लाँ एम्प्लॉई के क्या डिस्काउंट है, उसको कमीशन कह लें, डिस्काउंट कह लें। अल्टीमेटली वो जो डिस्काउंट होगा वो कमीशन ही जनरेट करेगा। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पर कितना लेस करके आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफ़र दिया। ठीक है जी, फिर इसके बाद आपका जो मेजर रिपोर्ट निकलेगी वो जॉब कॉस्टिंग की रिपोर्ट होगी बेस्ड ऑन जो रेसिपी है और एडिशनल मटेरियल। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आप मटेरियल जो है वो एडिशनल कारीगर ने गलती से गलत काट दिया है जी, स्क्रू ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, ग्लू ख़राब हो गया है, एक्सपायर हो गया है, व्हाटएवर, तो आपने जो प्रोडक्शन के अगेंस्ट BOQ ऑटो सिस्टम ने बनाया हुआ था उसके अगेंस्ट एडिशनल इशुएंस भी कर सकते हैं। तो आपके पास वो एक प्रोडक्शन की एक्सेप्शन रिपोर्ट आ जाएगी कि जी आपने एक्चुअल क्या था और यानी सिस्टम डिफाइंड क्या था और एक्चुअल क्या हुआ है, तो वो इसी को हम जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। और ये फिर आगे पूरा सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, रूटीन की रिपोर्टें आ जाएंगी, मंथली रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और ये जो सिस्टम है ये क्लाउड बेस्ड होगा। ठीक है जी, और ये आप इसको टैबलेट पे चाहे चलाएं, मोबाइल पे चलाएं, कंप्यूटर पे चलाएं, जैसे मर्जी। ये है जी। अब आप कोई सवाल हो जी तो आप करेंगे या मैं करूँ? आप करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ कि जब ये बेसिक सारी चीज़ें हम सिस्टम के अंदर ERP के अंदर ऐड कर देते हैं, जी जी तो उस वक्त इज़ इट पॉसिबल कि ये हमें जब ये फिनिश गुड बनेगी तो उसकी कॉस्ट वैल्यू निकाल देगा? जी जी, उसी वक्त निकाल देगा। अच्छा, जब आप इंटरनल GRN यानी प्रोडक्शन रिसीव्ड नोट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है ना, जी तो सिस्टम कैलकुलेटेड कॉस्टिंग वो बता देगा आपको, जो बेस कर रही होगी रॉ जैसे मटेरियल। हमारा एक टेबल है जी, वो बड़ा टेबल बनता है, उसमें हमारी कुछ 4 शीटें लगती हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो 3.5 अगर उसमें हो जाएं जी जी। तो वो कैसे नहीं नहीं, possible सिस्टम होगा? वो बनाएगा 4 शीटों वाली, 4 शीटों वाली, सही ठीक है जी, क्योंकि आपने तो उसे कस्टमाइज कर दिया है ना। कस्टमाइज, हाँ जी, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी रेसिपी कस्टमाइज करें,
ठीक है जी, आप रेसिपी 3.5 वाली एंटर करें हम्म। तो वो फिर आपको 3.5 की कॉस्ट बता नहीं, देगा। हमने तो ओवरऑल स्टॉक उसको दे देना ना कि जी नहीं। हमने 200 शीट बाय की है। नहीं देखिए, ठीक दो है। चीज़ें हैं। आप बाइंग तो जनरल करेंगे, हम्म। बाइंग करते जा रहे हैं रूटीन में, स्क्रूज ग्लू वट जी। जो भी आपने बाइंग करनी वो आप बाइंग करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। असल जो आपकी कॉस्टिंग की कैलकुलेशन है वो रेसिपी के ऊपर है। आपके पास एक स्टैंडर्ड साइज है मार्केट में, फॉर एग्जांपल चलता है जी 6x3, मिसाल दे जी। रहा हूँ मैं। लेकिन एक रिक्वायरमेट आती है, आपने रेसिपी 6x3 के हिसाब से डिफाइन की हुई बिल्कुल है, है। ठीक है जी। मार्केट से एक रिक्वायरमेंट आती है 6x3.25 यानी 3.25, जी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने देखना है कि स्टैंडर्ड मार्केट में चलता है 6x3.5 पे, 3.5, ठीक है जी। आपने एक रेसिपी 6x3.5 की भी डिफाइन कर दी है। हम्म। अब आपने उसके साथ लिंक करवाई है 6x3.5 की रेसिपी। हम्म। 6x3.25 वाली नहीं लिंक करवाई, क्योंकि 6x3.25 वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती सिस्टम में, बिल्कुल। ठीक है जी। आपने 6x3.5 की रेसिपी उसके साथ लिंक करवा दी। जब आपने एंटर किया प्रोडक्शन में कि जी ये वाला टेबल तैयार हो गया 6x3.25 वाला, हम्म। तो सिस्टम उसकी कॉस्टिंग करेगा 6x3.5 के हिसाब से, बिल्कुल। ठीक है जी। ये है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम कॉस्टिंग करें, फिर आपको जो टेबल आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी पहले उसी तरह की रेसिपी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही। ठीक है जी। ये अब आपके पास चॉइस है अच्छा, कि इसमें एक चीज़ है। जी जी नंबर 1 तो ये देखें, जैसे हमारे यहाँ पे ना फ्लक्चुएशन बहुत है। फर्ज करें हमने शीटें जो है पहले 10 शीटें ली हैं, फर्ज करें 100 की हैं, बाद में 10 आई हैं और 110 की थी। उस जी सही, मैं समझ गया, उसका तो एवरेज ही बनेगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेगा या नहीं, एवरेज लेगा, एवरेज लेगा। यार नमाज का टाइम हो गया, मेरे ख्याल नमाज हाँ, पढ़ ली, नमाज जमात पढ़- से खलों जी। लगी है। ठीक है। बस आए जी ऐसी फिर। हाँ, दोबारा कंटिन्यू। चीज़ है, मैं आपको बता रहा था कि दो चीज़ें हैं इसको मैनेज करने। असल जो क्रिटिकल पॉइंट है ना आपके लिए, वो है रेसिपी की मैनेजमेंट, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने डिसाइड करना है, अगर आप रियल टाइम, असल रियल टाइम पे जॉब कॉस्टिंग पे जाना चाह रहे हैं, हर कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट से मुराद है हर टेबल वाइज, हर ऑब्जेक्ट वाइज, हर आइटम वाइज, जी, आइटम जॉब हर जॉब वाइज नहीं, एक जॉब के अंदर मल्टीपल आइटम्स होंगे ना, हर आइटम वाइज। Right. एक है जॉब की कॉस्टिंग, जब आप जॉब के अंदर 50 आइटम्स आप तैयार कर रहे हैं और सारी कस्टमाइज्ड हैं, जब आप आइटम के लेवल पे कॉस्टिंग सिस्टम से लेना शुरू कर देंगे तो जो ओवरऑल जॉब की कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक जॉब के अंदर एक टेबल की अभी हम बात करेंगे। टेबल का जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आपने डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है जी, टेक्निकली, मैथमेटिकली, जैसे भी आप इसको कह लें, कि जी आपने जो कस्टम साइज़ है उस वाइज कॉस्टिंग करनी है या स्टैंडर्ड साइजेस वाइज करनी है, ठीक है जी। मैं एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूँ। मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज़ है टेबल का 4x3, 6x2, 6x3, 6x4, ये स्टैंडर्ड साइजेस है। कस्टम साइजेस क्या है? 6x3, 6.25x4, ये नॉन स्टैंडर्ड साइजेस हैं, इनको हम कस्टम साइजेस भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे 6x3 और 6x3.25 की जब आप शीट उसकी तैयारी करेंगे एक यूनिट की, तो आपने ये डिसाइड करना है कि इस पे जो मटेरियल वेस्टेज में जा रहा है आप इसकी कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, जो वेस्ट है वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट पे जाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर एक पे 6x3 पे एक पूरी शीट लगती है और 6x3 पे एक शीट और कुछ इंचेस लगते हैं दूसरी शीट के, तो ये है एक्चुअल कॉस्टिंग, ठीक है जी। अब इसकी जो वेस्टेज है आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो आइडियल ये है कि आप इसको स्टैंडर्ड साइज वाइज करें, ठीक है जी, और साथ आप इसको वो करें, वेस्ट को मैनेज करें, ठीक है। ये आइडियल है, बजाय इसके कि आप एक्चुअल रेसिपी के ऊपर जाएं। एक्चुअल रेसिपी से एक तो नंबर ऑफ रेसिपीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उसमें ना नुकसान होगा जी, क्योंकि असल में होता ये है कि देखें ये जो शीटें हैं ना, जी
इनका स्टैंडर्ड साइज है 4x8, बिल्कुल सही है, सही। उस तरह 4x6 भी हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टैंडर्ड साइज है शीट का वो एक ही है जी 8x4, इसके अलावा और कोई साइज नहीं है मार्केट में। 4 बाई ये 8 पूरी दुनिया में नहीं, एक ही एक ही, size हाँ है। जी, वो 8x4 तो नहीं छोटी नहीं भी size नहीं में- नहीं नहीं 8x4 से आज तक मैंने छोटी शीट नहीं देखी। स्टैंडर्ड साइज है, चाहे वो 4 बाई MDF 8 है, चाहे टेक्टाइल है, चाहे वो UV कोई है, भी चाहे quality है। वो उसमें जो साइज है ना वो 8x4 ही है शीट का। हाँ 4x8 या 8x4 हाँ जी। वही चल रहा है, ठीक है ना। अब जाहिर है टेबल के साइजेस डिफरेंट हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा वेस्ट कि को अंदर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, हम उसमें मर्ज करें, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं रेसिपी की डेफिनेशन पे मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड रेसिपी पे जाएं। हाँ स्टैंडर्ड पे जाए। ठीक है जी। वो रेसिपी मीन के हम कैटेगरी ऐड करेंगे जिसमें हम लिख देंगे कि जी हमारा ये 6x3 साइज है, वो एक रेसिपी हो गई। एक 5x3 का साइज हो गया, एक 4x2.5 का। ये हमारे टेबल्स के अंदर स्टैंडर्ड साइज जी, हैं। स्टैंडर्ड साइज और इसके अंदर जो मटेरियल यूज होना है वो आपने बताना है। वो ऐड हमने जो है ना जी। उसमें उस रेसिपी में ऐड कर देना वो है कि add जी करना इसमें एक साइड लॉक लगेगा, जी, जी, इसमें जी। 3 दराजों को रीलिंग यूज हाँ होगी, जी, हाँ जी। इसको इतने हैंडल यूज होंगे। कोई इतने ना cubic कोई- feet कोई लकड़ी रेसिपी लगेगी, है ना सर, शीटें कोई लगेगी। जी, रेसिपी जी। के अंदर mention वो होगा। रेसिपी के अंदर हम जी, वो उसमें recipe ऐड कर जी, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। और ये जो आपकी फिनिश्ड आइटम है जी, जी। ये कैटलॉग बनती जाएगी बिल्कुल आपकी, ऐसे। ठीक है और जी? जो अगर कोई कस्टमाइज आइटम आती है तो उसकी वैल्यूएशन हम कैसे निकाल उसकी पाएंगे? फिर आप अगर कस्टमाइज, वही मैं बता रहा हूँ कि आपने कस्टमाइज जो रिक्वायरमेंट आई है वो आपने देखना है कि 6x3 में फॉल कर रही है। आपके पास आई है जी 6x3 और 6x3.5 एक स्टैंडर्ड साइज है। जी। 2 साइजेस की रेसिपी आपने डिफाइन की हुई है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है 6x3.5 की। जी जी आपने डिसाइड करना है कि इसको आपने 6x3.5 वाली रेसिपी में एलोकेट करना है या 6x3 वाली में रेसिपी में एलोकेट Done, करना है। done. रिकमेंडेड ये है कि आप हायर साइड पे वो करेंगे। वो करें। रशीद साहब अपनी अकाउंटिंग एक्सपर्टीज इसमें इनपुट करेंगे कि वो यही है कि 6x3.5 ऊपर वाली में, ताकि सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट करना ऊपर है वाली, इसकी क्योंकि cost। आगे देखें, आगे वो तकरीबन सारी वेस्ट जा रही होगी। जी जी जी, बिल्कुल तो ऐसे। एक्सेस साइज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और ये कॉस्टिंग भी आपकी फिर आप नियर टू यानी कि एक्चुअल कॉस्टिंग 99% आप कह लें, 98% उसके आपकी करीब हम पहुंच वो उसके करीब पहुंचेंगे। और जो कोई वेस्ट होगी वो बाद में सेल करके आपकी अदर इनकम में वो हाँ, चली जाएगी। वो वो आपका वो सारा पार्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक हो ठीक गया। है। इसमें इसके अलावा आप सबसे पहले जो है ना जी। सर देखें, जी हमें जो स्टोर के बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपने ये हमें स्टैंडर्ड भेजा है ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट, जी जी। सबसे पहले स्टोर का चार्ट ऑफ अकाउंट दें हमें। देखिए इसका मैं तरीकाकार ये करता हूँ कि मैं आपका एक उसके ऊपर login- हम उसको स्टडी करते हैं, जी। ठीक है। फिर जो जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपसे करेंगे, और उसी मुताबिक हम उसको एक चार्ट ऑफ अकाउंट सेट कर देंगे, जो आगे भी हमें कोई एडिशन हो डिलीशन हो हमें उसमें प्रॉब्लम सही ना आए। सही। इसका तरीकाकार ये है जी कि मैं इसका एक आपको सिस्टम में आपकी कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी, और आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर कर देता हूँ, और आप उसमें आइटम सेटअप जो है स्टोर की आइटम्स वो सेटअप कर दें, और चार्ट ऑफ अकाउंट सेटअप कर दें जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड बाय साइड पार्टीज आपकी जो वेंडर्स होंगी वो सेटअप हो जाएंगे, और जो कस्टमर्स होंगे वो सेटअप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सिस्टम का सेटअप है। ये जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं यानी अपलोड करते हैं या डिफ़ाइन करेंगे, तो साथ ही इसकी ट्रांजैक्शन रेडी हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दूँगा, टेक्निकल दूसरी बात ट्रेनिंग। है कि जो मेन है ना हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, जी जी, उस पर मुझे 2 से 3 दिन चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसको हर चीज़ को अब वो देखना हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे सही हैं। सही। स्टोर का जो है, स्टोर में भी कोई 2-3 दिन चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें आइटमें बहुत ज़्यादा हैं। सही। आप फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर पेचों की किस्म ले लेते हैं तो वो भी उसमें साइजेस ही बहुत हैं। सही। इसी तरह किलो में साइजेस और उनके नंबरिंग है। हम्म, फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1 इंच के
फर्ज करो कील है 1 इंच का, उसके आगे नंबरिंग है, ये 10 नंबर है, 12 नंबर है, 14 नंबर है, 17 Sizes नंबर है, है, हाँ। 20 नंबर है, उसकी आगे एक ही साइज में उसकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा है। सही है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ना जी। क्योंकि अच्छा, इसको करने के लिए बड़ी डिटेल में हमें जाना है। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ये आपके हवाले से है वो मैं आपको कहूँगा कि फिनिश्ड आइटम जो तो रॉ मटेरियल का सेटअप है ना वो तो रशीद साहब देख लेंगे स्टाफ के साथ मिलके कि उसको कैसे सेटअप करना है। जो फिनिश्ड आइटम्स है ना, जो सेलेबल आइटम्स है, जिसकी बेस पे हम ये पूरा सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और इसको कंप्यूटराइज्ड करने जा रहे हैं, उसमें हमारी जो कैटलॉग बनेगी उसमें रिकमेंडेड ये मेरी तरफ से सुजेशन है कि आप उसको मॉडल नंबर लाजमी लगाएं। ठीक है जी, मॉडल नंबर जब आप लगाएंगे ना तो ये जब हम इसको पोर्टल के साथ भी फ्यूचर में हम सिस्टम को अटैच कर सकते हैं, तो जब ये पोर्टल के साथ अटैच होगा तो आपको ये बड़ा हेल्पफुल होगा। जैसे हम डिफरेंट वेंडर्स की यहाँ पे ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हम मुख्तलिफ कैटलॉग्स देखते हैं, उन कैटलॉग्स में अक्सर आइटम्स की बल्कि 100% आइटम्स के मॉडल मेंशन किए होते हैं। तो आप भी एक मॉडल का एक उसको दें एक आर्टिकल format। नंबर तो ऑफ कोर्स जो है जी, ना जी, वो आर्टिकल नंबर हमारे क्या है? यहाँ आर्टिकल भी जी। होंगे और इसकी जो है ना वो हम एक सीरियल वाइज जो टेबल बिल्कुल, बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना जी, उसकी वो सीरियल नंबर भी होगा और आर्टिकल नंबर भी बिल्कुल, होगा और बिल्कुल। विद नेम मेंशन With होगा। name, हाँ। ठीक है, वो इंशाल्लाह वो तो हमारा इसका प्लान जो है ना जी। ये लाजमी करें, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। और मैं आपको एक सर्च इंजन दूंगा इसी के अंदर ही, जिस तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ पोर्टल्स पे कि मॉडल वाइज, कैटेगरी वाइज, प्राइस वाइज, वो इसके अंदर इनबिल्ट होगा। तो कस्टमर को अगर आप एक्सेस देते हैं अपनी सिस्टम की तो वो इसमें सर्च कर सकेगा खुद से भी। ये बहरहाल ये लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आप Next stage में नेक्स्ट इसको स्टेज इंशाल्लाह। में, लेकिन इसकी तैयारी आज से ही होगी तो बिल्कुल ये देन वो अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा, बिल्कुल वरना सही। वो हाँ। फिर वो मेहनत करने हाँ में जी, टाइम बहुत तो ज़्यादा वो दोबारा बिल्कुल फिर हमें रीसेटअप करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सही, ठीक है जी। बिल्कुल सही। ये है जी ओवरऑल सिस्टम। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दूंगा कि अगर हमारे जो वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर वो पीस रेट वर्कर्स हैं, ठीक है जी, पीस रेट से मुराद ये है कि आपने किसी को उसकी फिनिशिंग पे लगाया हुआ है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी उसने सिर्फ फिनिश करनी है और उसने अपनी सैलरी चार्ज करनी है, तो वो भी इस सिस्टम का हिस्सा होगा कि आप उसको जॉब वाइज उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमने जो मोस्टली है ना वो सैलरी पैकेज पे ही लोग जो है ना वो हायर किए हुए हैं। एक तो है ना फिक्स्ड सैलरी, हाँ जी, fixed एक है salary कि आप कल भी फ्यूचर में ये चाहें कि जी उसने ये फलां पर्टिकुलर काम करना है, सर हमें दोनों चाहिए। दोनों ऑप्शंस होंगी, एक फिक्स्ड सैलरी भी होगा और जॉब वाइज सैलरी क्योंकि भी ये होगी। देखिए बहुत कुछ ऐड में ऐसी होती हैं कि जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो उस पर परफॉर्म नहीं करते, काम नहीं वो परफॉर्म नहीं कर सकते या उनको उसका नॉलेज ही नहीं है। हम्म, हाँ तो हम बाहर से बंदा को हायर करते हैं पीस रेट के लिए, हाँ, उसको कह देते हैं कि यार ये हमारा 50 पीसेज आर्टिकल बना दो या 50 बना दो, हम आपको ये मजदूरी देंगे, तो वो उसी के अंदर वो फाल कर जाएगा। बिल्कुल। वो सारी कैलकुलेशन अंदर ही होती जाए चली जाएगी। बस Done ये हो कि गई। हमारी फीडिंग सबसे जो मेन काम है ना सर, आपकी फीडिंग एक्चुअल होनी चाहिए। और इसमें मेन फीडिंग में आपके दो जो पार्ट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत एक important। चार्ट ऑफ अकाउंट है हाँ। और एक जो आइटम सेटअप है। ये जितने यानी स्मार्टली डिफाइन हुए होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आगे रिपोर्ट्स की शक्ल में मिलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है जी। ठीक है। और कोई सवाल टेक्निकल हो तो आप मुझसे बाकी कर सकते इंशाल्लाह हैं। हैंडल कर लेंगे। हाँ ये जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये जिस फील्ड में एंटर हो रहे हैं ना, बिल्कुल। मैंने 18 साल इसके अंदर एज ए स्टोर मैन्युफैक्चरर इंचार्ज हमें उस प्रोडक्ट के मुताबिक वो हमें मटेरियल इशू करके देगा। ठीक है, वो मटेरियल चला जाएगा हमारा वर्क इन प्रोसेस में। बिल्कुल। ठीक है, जैसे ही वो वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट होगा वो हमारा चला जाएगा फिनिश गुड्स में बिल्कुल। और वो हमारी एक इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उस इन्वेंट्री से हम वो सेल इनवॉइस पुट करेंगे तो हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक भी आता जाएगा और इन्वेंट्री भी अपडेट रहती है। बिल्कुल। वो कंप्लीट हमारा एक मुकम्मल परचेज स्टॉक मिल जाएगी। परचेज में जी।